राजनीतिक गलियारे तक जो है एक चर्चा काफ़ी है। अतः ऐसी भी हो रही है कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं जो कि चाहते हैं कि वो उम्मीदवारी लें। अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो जमनू पुरुषवानी जी भी इच्छुक उसमें नज़र आते हैं। प्रदीप रामचंदानी जी की जो भूमिकाएँ चल रही है, जिस तरीके से वो पार्टी में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आपके ही लोग कि कुमार अलानी की जगह इस बार चेहरा कोई और हो। तो इसको आप वो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज कभी कोई खड़ा रहने की कोशिश करता है, कभी कोई कोशिश करता है, कभी कोई। इस टाइम भी तो कोई करेगा ना। देखिए, आमदार बनना या बोलना बोलना तो मुंह से ही बोलना है, मैं आमदार बनूंगा। अरे भाई, तुम्हारे पास ऑफिस किधर है? सवाल नहीं, आरोप है। खाली इसको जो है आपने लीज पे लिया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसको जो है उसमें आर्थिक चीज़ों में जो करना चाहिए आपने उसका भुगतान नहीं किया है। आज मैं बताऊं, मेरे अपोजिट वालों को 8 से 9 कोटी उनके पास बकाया है, लेकिन उनके लिए बोल नहीं सकेंगे। ये 2.5-3 महीना शहर में एक्सरसाइज चलती रहेगी। इसके ऊपर विरोध लगाना है, इसकी कोई पॉइंट खींचना। अभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो भी निकलेगा। अभी कुमार का और कुछ नहीं मिला, चलो उसके फिर घर पर देखो। जब भी चुनाव आता है तो बोलेंगे कुमार साहब भेज दिया, कुमार साहब इसको दे दिया, या ये प्रॉपर्टी वो किया। ये एलिगेशन से उल्लासनगर में सड़कें इस बार किस तरीके से बनेगी, चुनाव है और चुनाव भी बरसात में होगा, और अगर इस तरीके की परिस्थिति रहेगी तो कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया और मैं हूं कुणाल कपूर। जिस प्रकार से शहर की आज परिस्थितियां हैं उसके ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है आज चर्चा करने के लिए आमदार कुमार एनानी जी मौजूद हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है और जिस तरीके से जो कि आपने खबरें देखी होगी और जो माहौल देखा होगा उसके ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में जिस तरीके से जो हालात है उसमें किस तरीके के परिवर्तन समय में देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी में जो हालात है उसको किस तरीके से जो है आमदार कुमार अलानी देखते हैं। सर, आपका स्वागत है बोल इंडिया के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि शहर की यदि बात करें तो बरसात के मौसम में अक्सर इतने साल हो गए हैं शहर के नागरिकों को कभी राहत नहीं मिली। इस बार अगर बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि शहर में विकास कार्य चल रहा है, इसकी वजह से जो है रास्तों की दिक्कतें हैं, लेकिन ये जानलेवा गड्ढे जो हैं इतने सालों से अब तक जो है हल नहीं हुए हैं। इस बार भी वैसी परिस्थिति है, लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ बरसात के मौसम में भी कई जगहों पे पानी की किल्लतें हैं। शहर में अगर बात करेंगे तो बॉडी है नहीं, लेकिन आमदार होते हुए आप इन समस्या को किस तरीके से देखते हैं? इन पे सुधार क्यों नहीं हो पाया इस वर्ष भी? देखिए, आपने जो बताया कि शहर में गड्ढे हैं, हर साल मानसून में गड्ढे होते हैं जब ये हेवी मानसून होती है। पिछले अगले महीने जून तक ठीक था शहर के रास्ते। जो डामरीकरण के रास्ते रहते हैं, हेवी मानसून में वहां पे गड्ढे पड़ जाते हैं। हाल ही में हमारा उल्लासनगर में एक तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम में खुदाई हुई है काफी सारे रास्तों की। तो उसमें बीच में जो गड्ढा खोदा गया था पोकलैंड मशीन से, जेसीबी से, उसमें जो उसके अंदर मट्टी या रेबिट डाला हुआ है, खड़ी मट्टी, वो बैठ जाती है। तो थोड़ा खड्डे का जरूर, आप जो बोलते हैं, है। आज हम भी पूरा शहर घूमते रहते हैं, लेकिन मानसून में क्या है, उसमें डामरीकरण का काम न हो पा रहा है। थोड़ा बारिश शांत हो जाएगी तो अपने आप गड्ढे के लिए मैंने कमिश्नर साहब से मीटिंग की है। उन्होंने कहा है जैसे ही धूप निकलेगी हम सभी गड्ढे जो भी है भर देंगे। डामरीकरण का प्लांट्स भी बंद रहते हैं, क्योंकि बारिश जो है डामर का दुश्मन है। तो इसके लिए वहां पे जो डामरीकरण वाले हैं, सीमेंट वाले रास्ते मैं आज भी घूमता हूँ, इधर भी देखता हूँ, वो रोड अच्छे हैं। डांबर का रास्ता आने वाले समय में हमारी पूरी प्रयास है उल्लासनगर में कि सारे रास्ते सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते हो। कुछ कुछ बनते जा रहे हैं, हर साल आपने देखा होगा 5-7 रास्ते। इस साल 14 रास्ते बनेंगे सीमेंट कांकरीकरण के। और हमारा पूरा प्रयास है 38 रास्ते और भी जो उल्लासनगर के है, वो भी सारे रास्ते सीमेंट कांकरीकरण के बने। मैंने प्रपोजल दिया हुआ है 231 करोड़ का, और मुझे पूरा विश्वास है एमएमआरडी अगले महीने तक मंजूर भी कर देगी। और एक बार सीमेंट कांकरीकरण के शहर में रास्ते बन जाएंगे तो हमें शहर में तकलीफ नहीं होगी रास्तों की।
कुमारानी जी, जिस प्रकार से भी बात करें तो आने वाले जो आगामी चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है आपके लिए भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में शहर की परिस्थितियां गंभीर हैं, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं नागरिकों में असंतुष्ट है नागरिक, और उसके लिए जो है रोष भी उनका दिखाई देता है। वही भारतीय जनता पार्टी की लगातार हम पहले से ही जो है बताते आ रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खामियाजा देती है चुनाव के वक्त में। ऐसी परिस्थितियां जो है इस समय भी दिखाई दे रही है। पहले तो ये अंदर अंदर होती थी, लेकिन अब जो है खुल के बाहर आने लगी है। अगर आप देखेंगे प्रदीप रामचंद्रानी जी के अध्यक्ष बनने के बाद, उसके बाद साथ ही अभी हाल ही में जो है उत्तर भारतीय जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो कि एक कमेटी है, उसके तरफ से भी जो है आपके खिलाफ विरोध देखने को मिला हिंदी भाषा भवन को लेकर। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में भी वो नाराजगी है। तो एक और शहर में विकास की बातें जो थी नहीं हो पाई पूरी। वहीं भाजपा अंदर से जो खुद से लड़ रही है, इस परिस्थितियों को किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है या बाहर आ रही है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। देखिए, इतना बड़ा परिवार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी फैलती जा रही है, इतनी फैलती जा रही है। पूरे उल्लासनगर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो आज मजबूत है। छोटी मोटी एक परिवार में समस्या होती है इतने बड़े संख्या में, आज जब भी घर बढ़ता है, फैमिली मेंबर बढ़ जाते हैं, तो छोटे मोटे बातें होती रहती है। आज उत्तर भारतीय है, वो मेरे पास कल आए थे, उनकी उत्तर भारतीयों की टीम। उनका कहना था कि हमें उल्लासनगर में समाज मंदिर या एक उत्तर भारतीय भवन चाहिए। हाल ही में एक साल पहले भी उत्तर भारतीयों ने मांग की थी कि हमें उत्तर भारतीय भवन चाहिए, तो मैंने धोबी घाट पे 50 लाख मंजूर करवाए कि वहां पे समाज मंदिर बनाएंगे। सेंक्शन भी हुए हैं पैसे। आज वहां पे भूमि पूजन भी किया है, लेकिन वहां पे कुछ लोगों का नाराजगी कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, कि यहाँ पे आसपास में खचरबाजी होगी। फिर 2 महीना पहले मेरे पास उन्होंने निवेदन दिया कि आप और किधर बना के दीजिए। तो मैंने कहा कि आचार संहिता है, लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई थी। मैंने बोला जैसे ही आचार संहिता पूरी हो जाएगी तो मैं वो प्रपोजल अपना गवर्नमेंट के साथ में मिलके आपको अच्छा सा उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा। न सिर्फ उत्तर भारतीय भवन, सिंधु भवन या महाराष्ट्र लोग के लिए मराठा भवन। तो मैंने इंटेला के पीछे जो हमारी गवर्नमेंट की जगह है, वहां पे मैंने फंड्स पास करवाए हैं। तो मैंने उनको बोला कि 40 बाय 80 का मैं बनवा के देता हूँ, जो कि 6-8 महीना साल लग जाएगा, लेकिन अच्छा सा सुंदर बनेगा। तो उनका कहना था कि और बड़ा होना चाहिए, भव्य। मैं बोला मुझे सब समाज के लिए बनाना है, अगर ऐसा मैं करूंगा इतने बड़े बड़े, तो मुझे गवर्नमेंट से मंजूरी जितनी मिलती है मैं उतना करवा दूंगा। कोशिश करेंगे 50 बाय 100 भी मिल जावे। तो मैं वो उनका उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आज मेरा पूरा प्रयास है कि इंटिला की उधर जितनी भी जगह है वहां पे एंटरटेनमेंट सेंटर हो, बच्चों के लिए गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो, नदी किनारे बोटिंग हो। आज वहां पे सुंदर 4-5 हाल होने चाहिए। यहाँ के हर समाज वाले जिसका फायदा ले, चाहे मराठा समाज है, सिंधी समाज है, उत्तर भारतीय है या और अन्य कोई भी समाज। ऐसे मैंने वहां पे कुछ 15 एक परगोला बना रहा हूँ, जहाँ पे सीनियर सिटीजन, माताएं बहनें, बच्चे, जिनको भी बैठना है आराम से बैठ के नदी किनारे पे अपना व्यू देख सकते हैं, हवा खा सकते हैं, और जॉगिंग करते थक गए तो वहां पे बैठ के गप्पे शप्पे बात कर सकते हैं। ऐसा मेरा पूरा प्रपोजल चालू है। आने वाले अभी आचार संहिता 2 दिन पहले उतरी है, और मेरा अधिवेशन चालू है बम्बई में, जो कि 12 जुलाई तक है। उसके बाद में डीपीडीसी की मीटिंग है 13 को, 14 को पुणे में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग है। ये सब मीटिंग्स होने के बाद में मैं 15-16 से अपने पूरा उल्लासनगर में रेगुलर जैसे काम, भूमि पूजन करना, काम करना। आज मुझे भी मालूम है हमारे लिए 2 महीना 3 महीना ही आने वाले विधानसभा के लिए बचे हैं। इतना हमारा जो काम जो चल रहा है आचार संहिता की वजह से रुक गया है, नहीं तो मेरा और भी, मैं आपको शहर में ऐसा दिखाऊंगा कि आप मेरे से रोज इंटरव्यू लेने को आएंगे, यार आज भूमि पूजन किया, इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, इतना मैंने सैंक्शन करा के रखा है। लेकिन ये शहर है, कुछ भी अच्छा करोगे तो भी उसका कुछ क्रेडिट नहीं मिलती है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है और अपनी डिमांड्स को
ऐसा दिखाती हैं कि मैंने देखो डिमांड किया। आज इतने वर्षों से दूसरे भी आमदार है, उन्होंने कुछ दिया नहीं। आज मेरे ऊपर ऐसा हक लगाते हैं, चलो मैं फिर भी उनका हक पूरा करूंगा, उनकी जो मांग है वो पूरी करूंगा, चाहे कोई भी समाज हो। कुमार रानी जी, शहर की गलियालियों से लेकर राजनीतिक गलियारियों तक जो है एक चर्चा काफी है। विधानसभा चुनाव ऐसे में होने जा रहा है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार में नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन ये नोक-झोंक जो है राजनीतिक नोक-झोंक है। अब इसमें जो है बातें ऐसी भी हो रही है कि जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो उम्मीदवारी लें। अगर हम सीधे तौर पे बात करें, तो जमनू पुरुषवानी जी भी इच्छुक उसमें नज़र आते हैं। प्रदीप रामचंदानी जी की जो भूमिकाएँ चल रही है, जिस तरीके से वो पार्टी में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं। गिन-चुन के अगर ये कहें, तो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आपके ही लोग कि वि कुमार अलानी की जगह इस बार चेहरा कोई और हो, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है, हर एक की तमन्ना रहती है। आज हर आदमी बड़ा होने की कोशिश करता है, वो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारी जो पार्टी है, आज पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज देश में सबसे बड़े मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के। वो जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान मंत्री साहब, हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी सीएम, हमारे आदरणीय बावन कुले साहब और पूरी महाराष्ट्र की कोर कमेटी है, वो डिसीजन करती है कि हमें टिकट किसको देना है। इसके लिए उनकी ग्राउंडली सर्वे होती है। आज आपको मालूम होगा, पिछले मैं 4 टाइम से चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, भले 2 बार हारा हूँ, 2 बार जीता हूँ। आज कभी कोई खड़ा रहने की कोशिश करता है, कभी कोई कोशिश कोशिश करता है, कभी कोई। इस टाइम भी तो कोई करेंगे ना। आज 18 लोग, 17 लोग, 10 लोग, 6 लोग खड़े तो जरूर रहेंगे, कोई भी पार्टी का हो, अपक्ष हो। आज हर पार्टी अपनी कोशिश करती है कि मैं जीतूंगा। और जो भी आप कैंडिडेट से पूछेंगे ना, वो बोलेगा मेरा मेरी तो जीत पक्की है। मैं भी बोलता हूँ मेरी जीत पक्की है। लेकिन जो भी उम्मीदवार है, ऊपर वाले की आशीर्वाद होनी चाहिए। और इस शहर का, भाई बहनों का, माताओं का, भाइयों का, सीनियर सिटीजन का, संत महात्माओं का, उनके ऊपर आशीर्वाद होनी चाहिए। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। शहर में आदमी अवेलेबल होना चाहिए, उसकी ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस में बैठना चाहिए, पब्लिक का काम करना चाहिए। देखिए, आमदार बनना या बोलना, बोलना तो मुंह से ही बोलना है, मैं आमदार बनूंगा। अरे भाई, तुम्हारे पास ऑफिस किधर है? इतने टाइम में 5 साल तुमने कभी सेवा की है या पल किसी के लिए? आज देखिए, पूरे उल्लासनगर में हमारे पास हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराष्ट्र, गुजराती, मारवाड़ी, कच्छी, हर जात के लोग हैं। आज मेरे ऑफिस से आमदार कार्यालय आज 25 साल से खुला है। आज 25 साल में जितनी हम सेवाएं देते हैं, चाहे हारे या जीते, मैं नहीं समझता हूँ उतनी सेवाएं और कोई दे सकता है। आज ये आदमी लोग बड़े बड़े उल्लासनगर में डिप्टी मेयर भी बने हैं, मेयर भी बने हैं। मुझे उनकी ऑफिस तो बताइए कहाँ पे है। आज पूर्व आमदार भी है, उनकी ऑफिस बताइए कहाँ पे है, कितना स्टाफ है, क्या काम करते हैं। आज हमारे ऑफिस में आपको डेली सवेरे 10 बजे से लेकर लाइन लगी हुई मिलेगी पब्लिक की। मुझे दूसरे आमदार बताते हैं, आप पूरा टाइम ऑफिस में क्यों ध्यान देते हैं आपके आदमी लोग? मैं बोलता हूँ नहीं, ऑफिस में खुली रहती है तो पब्लिक का काम होता है। किसका आधार कार्ड का काम होता है, किसका राशनिंग का काम होता है, किसका हॉस्पिटल के लेटर रहते हैं, किसको डोनेशन के लेटर रहते हैं, किसको एजुकेशन के काम रहते हैं, किसको कारपोरेशन के काम रहते हैं, किसको गवर्नमेंट के काम रहते हैं, किसको दिल्ली तक। आज हर चीज में आमदार में काम पड़ता है कि गवर्नमेंट या कारपोरेशन, एटीओ ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, कहाँ न कहाँ सभी लोग के काम पड़ते रहते हैं। और हम पूरा प्रयास करते हैं। आज उल्लासनगर में एक आदमी नहीं होगा जो इस कार्यालय में आके वापस गया हो या जिसका काम नहीं हुआ। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आम जनता का काम हो। ये गरीबों के लिए भी ऑफिस है, आम जनता के लिए भी ऑफिस है, सबके लिए ऑफिस है।
कुमार रंजन जी, आखिरी सवाल या सवाल नहीं, आरोप है हाल ही में जो कि खबरें सामने आई थी कि टाउन हॉल जो कि है उसको लेकर जो है बिजली के कुछ बकाए हैं 32 लाख रुपए, साथ ही साथ पानी के बिलों का भी जो बकाया है। ऐसा आरोप लगा है कि इसको जो है आपने लीज पे लिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है उसमें आर्थिक चीजों में जो करना चाहिए आपने उसका भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारी पे जो है कार्रवाई भी हुई है, ऐसा सामने आया। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने भी न्यूज़ देखा, मैंने भी ये देखा कि क्योंकि मैं वहाँ पे ध्यान देता नहीं हूँ और नहीं, तो मैंने मेरे आदमी जो उधर सँभालते हैं, उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि 27 लाख रुपए बिल ज़्यादा आया है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। हर महीने का बिल चढ़ा के ज़्यादा बोले हैं, तो इसके लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन उसका भी मैंने उनको कहा, ठीक है, अपना अनअकाउंट पेमेंट 15-17 लाख भर दो, तो बाकी बचेगा 5-10 लाख रुपए जो भी डिस्प्यूट होगा वो निकल जाएगा। ये मेरा पर्सनल ये है। उसमें किसी को भी मेरे ऊपर देखिए, आज गवर्नमेंट का कोई भी किसी के घर पे भी लाइट का बिल होगा ना, उसके ऊपर ब्याज चढ़ते जाता है। पानी का बिल तो मेरे उधर 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि पानी का कनेक्शन ही नहीं है और ना ही हमें भरना भी है, एग्रीमेंट में है। लेकिन इधर के आदमी लोग, आज मैं बताऊं, मेरे अपोजिट वालों को 8 से 9 कोटी उनके पास बकाया है, लेकिन उनके लिए बोल नहीं सकेंगे क्योंकि उनसे डरते हैं। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, इसके लिए मैं भी बोलता हूँ, चलो बोलने में क्या, हर एक को धरने में ये चीजें होती रहती है। लाइट का बिल, पानी का बिल हो या कोई भी बिल हो, अगर किसको देखने का है या कोई एग्रीमेंट वगैरह, तो मेरे पास आके देख सकते हैं। बाकी क्या है, अभी देखिए आपको मैं बताऊं, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2.5-3 महीने पड़े हैं। ये 2.5-3 महीना शहर में एक्सरसाइज चलती रहेगी, इसके ऊपर विरोध लगाना, इसकी कोई पॉइंट खींचना। अभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो भी निकलेगा। अभी कुमार का और कुछ नहीं मिला, चलो उसके फिर घर पर देखो। मेरे को याद है, मेरे को लास्ट इलेक्शन में भी जब भी चुनाव आता है तो बोलेंगे कुमार साहब भेज दिया, कुमार साहब इसको दे दिया, या ये प्रॉपर्टी वो किया। ये एलिगेशन से उल्लासनगर में देखिए, कोई कोई पत्रकार लोग ऐसे हैं, उनको पॉइंट्स मांगती है या नेगेटिव चीज चलती है तो आदमी ज्यादा इंटरेस्ट देता है, यार सुनू तो सही। लेकिन उन चीजों से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम स्टेट फॉरवर्ड है तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आखिरी सवाल, शहर की सड़कें इस बार किस तरीके से बनेगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव भी बरसात में होगा, और अगर इस तरीके की परिस्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता देखिए, ये 2 महीने के बाद में आपको सड़कें बनना एकदम दिखेगी। आज हमारा भी टारगेट है, शहर में एक भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, एक भी खड्डा ना होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, शहर में हर मानसून में, आज ये नहीं पहली मानसून है, एवरी मानसून में डांबर के रास्ते जितने भी है। आज मैं बंबई गया था सवेरे 7, 7:30 बजे। बंबई जैसे में बड़े बड़े खड्डे हैं, ये तो उल्लासनगर है। आज कल्याण में खड्डे हैं, थाना में है, कौन सी जगह पे नहीं है। आज ये बांडू स्टेशन पे पूरा प्लेटफॉर्म पानी से भरा पड़ा है, बंबई पानी। मैं सवेरे यहाँ से 7:30 बजे निकला हूँ, वहां पे 12 बजे पहुंचा हूँ। आज हमारा अधिवेशन चालू उसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनें बंद हो गई, गाड़ियां नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्टिंग बंद है। ये सिर्फ उल्लासनगर का हाल नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में कहाँ पे, आज गुजरात में पानी ज्यादा पड़ा, महाराष्ट्र में कमी, कभी कौन से एरिया में है पानी ज्यादा, कभी कौन से एरिया में। लेकिन ये हमारा उल्लासनगर जो है ना, छोटी छोटी चीजों को यहाँ बड़ी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी सभी रास्ते अच्छे बने। है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमदार कुमार अरानी जी, जिन्होंने बताया शहर की परिस्थितियों में किस तरीके का सुधार होगा आने वाले समय में। चुनाव भी नजदीक है और साथ ही साथ जो परिस्थितियां जो की खबरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पर भी जो है उन्होंने अपनी स्पष्टता जाहिर की है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।